नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक का प्रथम अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा विधि प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया। सर दिनकर राव, बनारस के राजा, व पटियाला के राजा को इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में इन 3 भारतीयों को इसी अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया। इससे पहले कानून बनाने की प्रक्रिया यानी विधि प्रक्रिया में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के लोग शामिल थे। पहली बार भारतीयों को इस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। और जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीयकरण की नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास व मुंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। पुनः मद्रास व मुंबई के गवर्नर जनरल को उनकी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीयकरण की नीति इस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई। पुनः मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी को उनकी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीयकरण की नीति अपनाई गई। इससे पहले 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास व मुंबई के गवर्नर जनरल हो गए थे। इस अधिनियम के द्वारा उनकी शक्तियों को वापस कर दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा प्रथम बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार दी गई। और उसके बाद एक अधिनियम आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम, जिसमें कुछ खास नहीं बताया गया। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में औपचारिक रूप से भंग कर दिया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और उसके बाद 1892 में एक नया अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892 लाया गया। 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जिन 3 भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था विधि प्रक्रिया में, अब उनकी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यानी विधि प्रक्रिया में जो सदस्य शामिल किए गए थे उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सदस्यों की संख्या में कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भारतीय सम्मिलित किए गए थे उनके संख्या में वृद्धि कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा। वो उन भारतीयों का जो चयन किया गया वह उनको मनोनीत किया गया। उनका चयन मतदान के माध्यम से न करके सभी आम लोगों से सलाह लेकर उनको विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल किया गया। तो इसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसके तहत पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। उनको मनोनीत किया गया लोगों की राय से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा। और 1892 के अधिनियम के द्वारा उनकी संख्या बढ़ा दी गई। और यह जो संख्या बढ़ाई गई यह मतदान के माध्यम से नहीं बल्कि मनोनीत करके भारतीयों को इस विधि प्रक्रिया में शामिल किया गया।
उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बहस करने व प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बहस करने, कार्यकारिणी परिषद के किसी भी प्रश्न पर बहस करने व प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। आज भी हम लोकसभा में देखते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, तो सेम ऐसे ही था उस समय भी। पहली बार भारतीयों को बहस करने के, वो प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम हमारा आया, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो भारत सचिव थे जॉन मार्ले, वह वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उस समय भारत सचिव जॉन मार्ले थे, वह जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड मिंटो। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा, उस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सदस्यों की संख्या यानी विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी उसको 15 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। और इसी के द्वारा इसे हम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसी के द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक मतदान करने का अधिकार मिला। इस वजह से इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो भागों में, नरम दल और गरम दल में, जिसमें गरम दल के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाल दिया। वो नरम दल के लोगों को इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया, एक तरह तरह के अधिनियम पारित करके उनको यह दिखाने की कोशिश की कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहते हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसके द्वारा प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए पृथक मतदान की प्रणाली अपनाई गई, इसलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 को, इसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और इसके द्वारा वायसराय की, इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अब तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली, या सदस्य के रूप में इन्हें पहली बार जगह मिली। इस अधिनियम में सिर्फ यह 3-4 चीजें ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आता है वह आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में द्वैध शासन पद्धति की बात की गई। द्वैध शासन
पद्धति की बात की गई और इसमें दो सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। आज भी हम देखते हैं, जैसे आज हम देखते हैं आज के समय में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, ऐसे द्वैत शासन पद्धति के द्वारा केंद्रीय सूची व राज्य सूची का जो विषय थे उनका बंटवारा कर दिया गया और राज्यों में जो सूचियां थी, राज्य सूची को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहली थी आरक्षित व दूसरे में हस्तांतरित विषय थे। अब इसको हम समझते हैं आरक्षित व हस्तांतरित में क्या है। जैसे आज संसद में जब हम कोई अधिनियम पास होता है तो उस पर, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसद में जब कोई अधिनियम पारित होता है उस पर अंतिम रूप से एक मुहर लगती है राष्ट्रपति की, उसके बाद वह अधिनियम पारित होता है। तो ऐसे उस टाइम क्या किया था, आप समझ सकते हैं कि जो यह आरक्षित विषय है उस टाइम यह गवर्नर के हाथों में थे, जिस पर गवर्नर अपनी इच्छा से कानून बना सकता था। और हस्तांतरित विषय में उसे अपने गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों से सलाह लेनी पड़ती थी। बिना सदस्यों की अनुमति या बिना सदस्यों की संपूर्ण सहमति के वह जिन विषयों पर कानून नहीं बना सकता था उसे हम कहते थे हस्तांतरित विषय। यानी आप समझ लीजिए वर्तमान समय में आरक्षित विषय पर, जैसे अगर वर्तमान स्थिति पर राष्ट्रपति चाहे तो आरक्षित विषय पर बना सकता है, ऐसा है नहीं, परंतु मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि उस समय गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों पर अपने स्वविवेक से कानून बना सकता था, परंतु हस्तांतरित विषयों पर उसे अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सलाह पर कार्य करना होता था। और 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ था, उस निर्वाचन का विस्तार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कर दिया गया। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। व यूरोपीय लोगों के लिए भी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। वह पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई और इसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 को हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। और इसी के उससे पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में आई। जैसे हम देखते हैं आज हमारे संसद के दो सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, जिस तरह से हम देखते हैं तो पहली बार जो द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में आई यह भारत शासन अधिनियम 1919 से पहली बार द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में आई। और इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग जो हम देखते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी जो नींव एक तरह से कह सकते हैं, इसकी जो नींव पड़ी वह 1926 में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार 1926 में संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। यानी अंग्रेज यह दिखाना चाहते थे कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहते हैं, परंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि जो उनकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी इसके तहत वह चाहते थे फूट डालो, वह राज करो की नीति को वह अपनाना चाहते थे, वह फूट डालकर भारत में राज करना चाहते थे।
और इस अधिनियम को कि यह अधिनियम सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, इस अधिनियम के जांच के लिए 10 वर्ष बाद यानी 1929 में एक और अधिनियम आना था, एक कमीशन 1929 में आना था, परंतु वह कमीशन 1929 में न आके 2 वर्ष पूर्व ही आ गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन 1927। यह जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन 1927, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी की सरकार बन सकती थी। इस वजह से इन्होंने जल्दी ही इस कार्य को निपटाना चाहा और इसकी जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसके बाद इस अधिनियम, इस कमीशन में, इसी कमीशन के लिए जांच के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक संवैधानिक श्वेत पत्र जारी किया गया और उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम आया 1935, यह भारत की स्वतंत्रता में मील का पत्थर साबित हुआ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए या 1930 में, 1931 में व 1932 में क्रमशः यह गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं, तो गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। वो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।